देखिए हम बात करने वाले हैं आपके 4th ग्रेड का जो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है ऑनलाइन एसएसओ आईडी पर किस तरीके से आपको भरना है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको किस तरीके से तैयार करने हैं, कौन सा शपथ पत्र आपको लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, कौन सा आपको साधारण सामान्य पत्र पर तैयार करना है, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब आपको एसएसओ आईडी पर किस तरीके से भरना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। आज थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अगले वीडियो में ये समाधान हो जाएगा। वैसे मैं आपको बोलकर बताऊंगा तो आपको अगर विजिबिलिटी थोड़ी कम हो तो भी आप मैनेज कर लेना। देखिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है। एसएसओ आईडी ओपन करोगे आप माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आओगे। माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आने के बाद में आपको इधर मिल जाएगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, ठीक है। इस ऑप्शन के ऊपर आप आ जाना। इस पर ओके करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा कि क्लास 4th एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स के ऊपर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो ओके का बटन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिखाई देगी इस लाइन के ऊपर ओके करना है। ओके करोगे तो आपके सामने वो फॉर्म खुल जाएगा। जो जो आपको शपथ पत्र लगाने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है वो सामान्य पत्र पर आपको तैयार करना है, अटेस्टेशन फॉर्म वाला मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया था, वो फॉर्म आपको यहाँ पर खुल जाएगा। वो फॉर्म खुलने के बाद में आपको यहाँ पर वापस बैक आना है और इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके वाला जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ये जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करनी है। लास्ट में क्वालिफिकेशन डेट, उसके बाद में एक्सपीरियंस, उसके बाद में आपका फोटो साइन आ जाएगा, फिर एप्लीकेशन चेकलिस्ट आएगा, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल आएगा और लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म। एक अटेस्टेशन फॉर्म तो आपने ऑफलाइन भरा है, वो ऑफलाइन भरा है वो भी आपको अपलोड करना है और ऑनलाइन भी आपको अटेस्टेशन फॉर्म है यहाँ से फिलअप करना है। एक एक डिटेल है वो यहाँ से आपको फिल करनी है और जो ऑफलाइन आपने भरा है वो भी आपको भरकर यहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिक डिटेल की। तो सबसे पहले जो रोल नंबर है वो आपको भर देने हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो आप कंपटीशन एग्जाम देकर आए थे, आपके जो भी रोल नंबर थे वो रोल नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सारी डिटेल तो ऐसी होंगी जो आपकी भरी भराई मिलेंगी, आपको वो भरनी ही नहीं पड़ेंगी। जैसे रोल नंबर भी आपका आएगा, इसके बाद में ये जो आवेदन क्रमांक संख्या है ये भी आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर इस पर लिखे हुए होंगे। मेरिट क्रमांक है ये भी ऑलरेडी आएंगे यहाँ पर। विज्ञापन संख्या ये भी ऑलरेडी आएगी। यानी ये जो डाटा है इस पेज वाला ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर भरा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में आप अगले पेज पर चलोगे तो ये डाटा यहाँ पर आपको शो होगा, ये भी आपका ऑलरेडी भरा हुआ होगा। अधिकतम आपका माता का नाम आएगा, अंग्रेजी में भरा हुआ होगा। या आवेदक की जन्म तिथि आएगी, यहाँ पर विज्ञप्ति में जो निर्धारित तिथि को आयु है वो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। नागरिकता की भारतीय आ जाएगी, कौन से क्रिमिलियर है, नॉन क्रिमिलियर है, एमबीसी है, आरक्षण कौन सी कैटेगरी है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, यस नहीं है, नो, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। निःशक्त जन श्रेणी कौन सी है, वैवाहिक स्थिति है, यहाँ पर ये अविवाहित है तब आपका ये हाइड हो जाएगा। अगर विवाहित है तो आपको जो आपकी विवाह की जो डेट है वो आपको डालनी पड़ेगी, आपकी पत्नी का नाम आपको डालना पड़ेगा और ये डाटा यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में विवाह का स्थान वगैरह ये आपको भरना पड़ेगा अगर आप विवाहित लिखते हैं तो, वरना अविवाहित लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। अगले पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको आधार जो आईडी है वो आपको आधार नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका जो अतिरिक्त मोबाइल नंबर है, यानी एक मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी बोर्ड के पास में है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय उसके पास चले गए थे। उसके अलावा अगर आप कोई मोबाइल नंबर दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे तो आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं तब आपको यस करना है और अगर नहीं है तब आपको नहीं करना है, ठीक है। दोनों में से एक ही भरना है। अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है लेकिन आप चाहते हैं कि आप गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद का लाभ लेना चाहते हैं तब आपको यस करना है, वरना अगर आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी नहीं है तब आपको नहीं करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। अगर आप टीएसपी क्षेत्र से संबंध करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नॉन टीएसपी में हो, यानी आपके जो नंबर बन रहे हैं वो नॉन टीएसपी कैटेगरी से भी ज्यादा बन रहे हैं, तब आपको, अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तब आपको ये करना है, वरना आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में संतान विवरण, यानी विवाहित होने की स्थिति में आपको ये संतान की जो डिटेल है वो भरनी है। 2002 यानी 1 जून 2002 से पहले आपके कितने संतान थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2002 के बाद में जन्मे हैं, लेकिन हो सकता है कि पहले भी जन्मे हो, और अगर वो पहले जन्मे हैं तो 2002 से पहले नहीं जन्म हुआ है उनके बच्चों का खास तौर से, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सभी का 0-0 ही होने वाला है। लेकिन अगर बाय द वे किसी व्यक्ति का संतान है वो 2002 से पहले की है तो कितनी है, एक है तो एक, ठीक है। उसके बाद की कितनी है, बाद की एक है तो एक लिखना है, दो है तो दो लिखनी है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का योग होकर के, ठीक है। अगर 2002 से पहले के संतान आपके नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 भरना है, यहाँ पर भी 0 भरना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर संतान है तो कितनी संतान है जो आपने यहाँ पर भरी है, उन संतान का आपको नाम लिखना है और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। तो टोटल 6 जो संतान है वहां तक की डेट आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में
अगला जो है भूतपूर्व सैनिक, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस, अगर नहीं है तो नहीं। अगर आपने फॉर्म भरते समय नहीं भरा था तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं उठाएगा, ठीक है। इसके बाद में एनसीसी कैटेगरी आपने अगर भरी थी तो यस है, अगर नहीं भरी तो ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं। अगर सेवारत कर्मचारी है, अगर राज्य सेवा के कर्मचारी हैं तब आपको यहाँ पर हाँ भरना है, वरना नहीं, ठीक है। पंचायती राज विभाग में अगर कार्य किया है तो यस है, वरना नहीं। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी में नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मूल निवास राज्य है तो ये आपका राजस्थान ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, वो वहाँ से उठा लेगा। यहाँ से आपको अपना जो जिला है वो सेलेक्ट करना है, कौन से जिले से आप संबंध रखते हैं वो लिखना है। इसके बाद में आपकी जो तहसील है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, और अगर आप कोई मकान संख्या, हाउस नंबर देना चाहते हैं, कोई गली नंबर, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जन्म स्थान कौन से स्टेट में हुआ है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आगे वाले पेज पे चले, अगले पेज पे चले अपन क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। तो बेसिक डिटेल तो आपकी भरी की, अब है क्वालिफिकेशन डिटेल। देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में कौन कौन सी आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी आपने योग्यता भरी थी, अगर आपने 10वीं 12वीं कॉलेज भरी है तो वो तो कम से कम यहाँ से देनी ही है। अब आप चाहते हैं कि वहाँ पर तो 10वीं 12वीं आपने भरी थी, कॉलेज भरी थी, बीएड तक की डिटेल दी थी, लेकिन यहाँ पर आप केवल 10वीं देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जितनी आपने वहाँ पर दी थी उतनी तो देनी ही देनी है, उसके अलावा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जितनी योग्यताएं दी थी उतनी योग्यता तो आपको यहाँ पर भरनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लिखोगे इसमें कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है, परीक्षा जो उत्तीर्ण की है, तो यहाँ पर मैट्रिक यानी हाई स्कूल यानी 10वीं का डाटा यहाँ से भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम तो आरबीएससी राजस्थान से की है, आपने राजस्थान से है तो ये सिलेक्ट कर लेना है। ऐच्छिक विषय में आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो और ऑल भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही है। वर्ष कौन से वर्ष में आपने यहाँ पर की थी वो आपको वर्ष लिखना है, जैसे 2008 में की थी, 9 में की थी, 12 में की थी, वो आपको वर्ष लिखना है। अनुक्रमांक आपके जो रोल नंबर है, ठीक है, आपके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद में फेच डिटेल, वो यहाँ से आप क्लिक टू फेच करोगे तो आपकी जो मार्कशीट है वो फेच होकर के यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आपको रिजल्ट का टाइप है वो सिलेक्ट करना है, जैसे परसेंटेज में रिजल्ट आया है तो परसेंटेज चूज करना है, अगर सीजीपीए में आया है, ग्रेड में आया है तो वो आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद में ये है 12वीं, ये 12वीं का डाटा है वो यहाँ से फिलअप करना है। ये तो था आपका हाई स्कूल यानी 10th का, ये 12वीं का। 12वीं कौन से बोर्ड से की है, आरबीएससी राजस्थान से की है तो राजस्थान यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ऐच्छिक विषय कौन कौन से हैं, तो ऐच्छिक विषय आपको बढ़ने हैं, ठीक, अनिवार्य विषय इसमें आपको नहीं बढ़ने हैं, ऐच्छिक विषय बढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कोई अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो वो ये बढ़ देगा, किसी ने अगर आर्ट्स ली थी तो जो भी आपके सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बढ़ने हैं। कौन से साल में आपने 12वीं पास की थी, 12वीं के रोल नंबर यहाँ पर फिल करने हैं, और क्लिक टू फेच ये इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है, और यहाँ से परसेंटेज है, सीजीपी है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरीके से आपका जो ग्रेजुएशन का डाटा है वो भी यहाँ से आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये जो क्वालिफिकेशन डिटेल है ये आप भरोगे, आगे आओगे इसमें तो यहाँ से आप एमए वाला जो कॉलम है उसमें भी एमए की मार्कशीट है वो लगा सकते हो, वो डिटेल आपको भरनी है। अगर आपने बीएड की है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, अगर आपने नेट सेट केट की है तो वो डिटेल भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। अगर और भी कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास में है तो काफ़ी सारी यहाँ पर जगह दे रखी है, आप सभी डिप्लोमा चाहो तो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको इंटर्नशिप, यदि आपने इंटर्नशिप की है तो उसका अगर आप डिप्लोमा लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है, कौन कितने वर्ष कितने माह कितने दिन तक आपने इंटर्नशिप की है वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आओगे तो रजिस्ट्रेशन विवरण यदि लागू हो, अगर आपने कहीं पर मेडिकल काउंसलिंग ली है, इसके अलावा कहाँ पर राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग की है, आपने कोई तकनीकी शिक्षा अनुसंधान जैसे आपने पॉलिटेक्निक वगैरह की है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हो, वरना आपको ये खाली छोड़ देना है। देखो यहाँ पर कहीं पर भी स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, जिन जिन कॉलम पर स्टार नहीं लगा हुआ है वो कॉलम आप खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यदि आपने कभी आयोग द्वारा दंडित किया गया है तो ये ऑप्शन तो आपको मतलब छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। इस चेकबॉक्स पे तो आपको क्लिक करना ही नहीं है, इसको आपको खाली ही छोड़ना है, क्योंकि आगे जाकर आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस डिटेल है वो बढ़नी है। यदि चतुर्थ श्रेणी पद के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपका कोई अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है तो कौन सी संस्था से बना हुआ है उस संस्था का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। संस्था का जो पंजीयन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। कौन से विभाग में आपने कार्य किया था वो है, और कितने महीने तक किया था वो डिटेल आपको एक्सपीरियंस की यहाँ पर डालनी है। अगर नहीं किया है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके अलावा अतिरिक्त विस्तृत सूचना, तो इसमें आपको कुछ डालना नहीं है, इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद में आगे वाले पेज पर आओगे तो आगे देखो, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र सहित प्रावधान का उल्लेख करें ताकि आपको छूट दी जा सके, ठीक है। यदि विज्ञापन में जो भी आपकी डेट उसमें लिखी हुई थी, यदि 40 साल है तो 40 साल से अगर आप ऊपर हैं और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर उम्र में आप छूट चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है और वो डिटेल आपको भरनी है। अगर आप छूट नहीं चाहते हैं उम्र में तो इसको आप चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करना है आपको, ठीक है। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक ये प्राप्त किया है तो आपको ये डिटेल है वो बढ़िया। तो मेरे ख्याल से ये सारी डिटेल वो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से 99% अभ्यर्थी हैं वो इन
को खाली ही छोड़ने वाले हैं, तो ये डिटेल आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो फोटो साइन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एनक्लोजर, यहाँ पर आपको आपकी जो फोटोग्राफ है 50 से लेकर 100 KB के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए, और सिग्नेचर 20 से लेकर 50 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। आप सिग्नेचर हिंदी में करते हो तो हिंदी वाला अपलोड करना है, अगर इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश वाला यहाँ से अपलोड कर देना, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ से अपलोड करनी है। तो इतना करने के बाद में आप अगले वाले पेज पर आओगे तो ये आपकी आ जाएगी एप्लीकेंट चेकलिस्ट। चेकलिस्ट काफ़ी बड़ी है, इसको ध्यान से देखना आप। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है या समकक्ष है। तो अनुरूप है तो यानी 10वीं पास थी, तो अगर 10वीं पास आपके पास में है, आपकी मार्कशीट आ चुकी है, तो इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, ये खाली छोड़ देना है। अगर आपने अपेयरिंग थे आप, ठीक है, आपकी मार्कशीट नहीं आई थी, रिजल्ट तो आ गया था, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। वरना मोस्टली 99% जो है वो इसी चेकबॉक्स को आपको क्लिक करना है। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद में प्राप्त की थी, तो अगर अंतिम तिथि तक प्राप्त की थी तो आपको यहाँ पर करना है। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई थी, अंतिम तिथि के बाद में आपने योग्यता प्राप्त की थी, तब आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आप एक एक पढ़ लेना, ठीक है। जो भी आप पढ़ोगे, आप जिस भी शैक्षणिक योग्यता आप जो रखते हैं उसके हिसाब से आपको ये बढ़ना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक आप पढ़ लेना। सारे अभ्यर्थी आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र अंकित अपनी कौन सी श्रेणी से भिन्न है। अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय अगर आपने ओबीसी भरा था और अभी भी आप ओबीसी से ही हैं, तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने उस समय ईडब्ल्यूएस भर दिया था गलती से, अब आपकी गलती हो सकती है, ई मित्र वाले की गलती हो सकती है, अगर वहां पर ईडब्ल्यूएस भरा था और अब आप ओबीसी में है, तब आपको इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, त्रुटि मानव से ही होती है, तो गलती भी हो जाती है। तो अगर वहां पर आपकी गलती हो गई थी बाय द वे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो यह आवेदन की स्थिति से पूर्व है अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका है या उसके बाद में सम्मिलित हुआ है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हैं लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया था और अब आप उस रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ये ऑप्शन आपको दे रखा है। इसके बाद में अगर आप आगे चलोगे तो देखिए, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अनुरूप अधिकतम आयु में छूट, अगर आपको छूट चाहिए 40 साल से अगर आप ऊपर हो चुके हो, आपको छूट चाहिए, SC ST OBC कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो उस छूट के अनुसार अभ्यर्थी को यहाँ पर टिक करना है। अगर छूट आपको नहीं चाहिए तो आप इनको खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये है, यहाँ पर आपको संलग्न सूची है, इसमें है उपाधि या प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल, यानी 10वीं के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। 10वीं का जो मार्कशीट है और 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जारी क्रमांक, सर्टिफिकेट आपका इस तरीके से, आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में यहाँ पर क्रमांक लिखा हुआ होता है, यहाँ पर क्रमांक होता है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ही ऊपर, तो वो क्रमांक आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट कौन सी तारीख को जारी हुआ था, वो डेट आपको यहाँ पर नीचे लिखी हुई मिल जाएगी सर्टिफिकेट में, वो डेट आपको यहाँ पर चूज करके यहाँ से डालनी है। फिर संलग्न संख्या, जैसे 10वीं की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो 2011-12 से पहले है ना अलग अलग आते थे, 12-13 बाद में तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ आने लग गए थे। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों में 2011-12 से पहले 10वीं कर ली थी तो उनका सर्टिफिकेट अलग आता था और मार्कशीट अलग आती थी। तो उनको क्या करना है, जैसे सर्टिफिकेट की फोटो खींच ली, मार्कशीट की फोटो खींच ली और दोनों फोटो को एक ही PDF बना ली, ठीक है, और वो PDF आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। लेकिन अगर उसमें दो है, जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो है, तो आपको यहाँ पर 2 फिल कर देना है। अगर सर्टिफिकेट या मार्कशीट एक साथ ही आपकी आई थी तो एक ही फोटो आपने खींची है, उसकी PDF बनाई है, तो यहाँ पर आपको एक चूज करना है ना, समझ गए होंगे आप। इस तरीके से आपको ये बढ़ना है। तो उसी तरीके से आपको जो 12वीं का डाटा है वो बढ़ना है, 12वीं की जो मार्कशीट है उसमें उसका क्रमांक है वो, और उस मार्कशीट कब जारी की गई थी वो चूज करना है। अगर 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ ही थे तब तो आपको एक बढ़ना है और उसकी PDF आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग थे तो उन दोनों की फोटो खींच के एक ही PDF बनानी है और वो PDF यहाँ पर अपलोड करती है और यहाँ पर आपको 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये ग्रेजुएशन का, BA BCom का, स्नातक का, इस तरीके से आपको ये बढ़ना है। तो ये आप भर लेना, कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म भरा था है ना, वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले कॉलम में अगर यस किया था तब आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, अगर नहीं किया था तब आप इसको खाली छोड़ सकते हो। कोई डिप्लोमा धारक है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको वो यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, वरना आप इनको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, जाति प्रमाण पत्र, EWS OBC कैटेगरी से जो भी व्यक्ति संबंधित है उनको जाति प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है, उनको जारी करने की तिथि है, ठीक है, वो एक ही है तो एक बनना है और उसकी जो PDF है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। बच्चों की घोषणा पत्र में यहाँ पर देखो स्टार लगा रखा है। अब बहुत से बच्चे, उनका कमेंट आ रहा था लगातार कि सर हम अविवाहित हैं तो हमको भी क्या बच्चों का घोषणा पत्र बनवाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर स्टार लगा दिया है ना। तो अब जो अविवाहित है उनको भी
इस बात की शपथ लेनी पड़ेगी कि हमारे बच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा दिया। जो जिस जिस कॉलम में स्टार लगा हुआ है वो तो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर ये शपथ पत्र है वो बच्चों का संतान संबंधी वो अपलोड करना पड़ेगा, भले ही चाहे आप अविवाहित ही क्यों ना हो। और विवाहित वालों को तो करना ही करना, यानी ये सबको करना है बच्चों का घोषणा पत्र। तो यहाँ पर आपको ये घोषणा पत्र अपलोड करना है। और यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है दहेज धूम्रपान निषेध वाला जो है, यानी आपने आपकी जो शादी हो चुकी है अगर आपने उसमें दहेज नहीं लिया है, अगर नहीं ही लिया है तो आपको ये करना है। धूम्रपान निषेध वाला है वो भी आपको यहाँ पर करना है। और राजपत्रित अधिकारी के द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, मैंने आपको बताया था टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। 2 तो आपके गजेटेड ऑफिसर यानी कि फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता के हो सकते हैं, कोई चिकित्सा विभाग का हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो सकता है। 2 अलग अलग व्यक्तियों के राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण पत्र वो आपको तैयार करने हैं। और एक आपका अंतिम संस्थान के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, देखो दोनों पर स्टार लगा हुआ है ना, तो ये आपको यहाँ से ये अपलोड करने पड़ेंगे। तो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर 2 लिखकर यहाँ से पीडीएफ है उसकी अपलोड करनी है। कब आपने बनवाया था उसकी जो तारीख है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। और अंतिम संस्थान के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपका पुराना भी हो सकता है, जैसे आपने 2 साल पहले 3-4 साल पहले अगर आपने ग्रेजुएशन की थी और वो आपके पास में अगर चरित्र प्रमाण पत्र है तो वहां से वो आप पुराना भी लगा सकते हो। लेकिन जो राजपत्रित अधिकारी वाला चरित्र प्रमाण पत्र है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और धोखाधड़ी शपथ पत्र, ठीक है, ये आप ये अगर आय में छूट चाहते हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है, वरना इनको आप खाली छोड़ सकते हो। लेकिन जो स्टार लगा हुआ है वो तो आपको कंफर्म करना है। तो इस तरीके से आपको ये जो संपूर्ण चेकलिस्ट है वो आपको तैयार करनी है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, ठीक है, कमेंट करके बता देना, आपको उसका समाधान दे दिया जाएगा। और ये अटेस्टेशन फॉर्म है आपका, ये भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन भी आपको भरना पड़ेगा जिस तरीके से ऑफलाइन आपने भरा था। और ऑफलाइन ने आपने किस तरीके से भरा था उसके लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है कि किस प्रकार से आपने भरा था, उसी तरीके से आपको ये ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरना है और यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको भरकर बताया जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, उस पर भी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो भी भाई बंधु आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित है, जिनको एसएसओ में ऑनलाइन ये फॉर्म चढ़ाने में दिक्कत आ रही है, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप देखकर अपना फॉर्म है वो सबमिट कर सकें। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।